हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर 2021-22 का मॉडल पेपर मैं लिया हूं और इस मॉडल पेपर को करने के बाद में आप लोगों को काफी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल आता है, आपकी तैयारी कितनी है, बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा और प्रैक्टिस भी होगी डेफिनेटली। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना है, साथ के साथ नोट करते जाना है ताकि बाद में आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और प्रैक्टिस साथ के साथ होती भी चली जाए। स्टार्ट करते हैं और इसमें मॉडल पेपर में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। सारे अपन सीक्वेंस से करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं आपके इसमें, तो स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं 1-1 नंबर के, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। ये अपन नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं अपन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आए, तभी तो HCF 1 आता है। जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देखो 14 और 35 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 14 और 35 में से अपने पास 7 कॉमन दिख जाएगा आपको। 14 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 7 और 35 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 7। सही है, तो 7 दोनों के पास है, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसकी बात करें 18 और 25, 18 को आप लिखते हो 2 गुणा 3 गुणा 3 और 25 को आप लिखते हो 5 गुणा 5। कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF 1 है, इसका मतलब सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 18 और 25। एक बार बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 32 और 64 में 2 कॉमन आ जाएगा, इसके गुणनखंड में भी 2 आएगा, इसके गुणनखंड में भी 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो ये भी सह अभाज्य नहीं होंगी। 31 और 93 की अगर बात करें तो 31 इंटू 3 93 होता है, तो 31 कॉमन है इन दोनों में से, तो इसका मतलब इसका HCF 31 आ रहा है, तो ये भी सहअभाज्य नहीं होंगी। तो सहअभाज्य का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया, जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए वो सहअभाज्य है, तो ये वाला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। देखो बच्चों, मूलों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला होता है C/A, डायरेक्ट। मूलों का योगफल होता है माइनस का B/A और मूलों का गुणनफल होता है C/A। तो यहां C/A वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो। सिस्टमेटिक माने ये है 3x² माइनस का 4x प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। भाई यहां पर आप लोगों को पता है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है x के बाद में, तो 0 है। और यहां को देख करके a की वैल्यू x² का गुणांक 3, b की वैल्यू मतलब x का गुणांक माइनस का 4 और c की वैल्यू इधर विदाउट x जो लिखा रहता है वो c है, तो वो 0 है। यहां पर आप रखोगे C/A मतलब 0/a मतलब 3, 0/3 आंसर आएगा आपका 0। दैट मींस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि, समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता होती है? कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। 2 विशेषताएं होती है समरूप त्रिभुजों की। समरूप त्रिभुजों में ये विशेषता होती है कि एक तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, दोनों बातें होती है। इसका मतलब उपयुक्त में से दोनों। थर्ड वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने 6th चैप्टर में देखा है हर क्वेश्चन में लगभग ये चीज काम आती है। 6.3 में तो खास तौर पर 6.3 से तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है ना। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट अगर बात करें घ की, तो cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 डिग्री का मान बताना है अपने को, कितना आएगा। बहुत सिंपल सा है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मतलब इनकी जो टेबल में मान आप पढ़ करके निकालते हो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री होता है अपने पास 1/2। cos 30 डिग्री कितना होता है? ये होता है अंडर रूट में 3/2 माइनस sin 60 डिग्री होता है अंडर रूट में 3/2 और sin 30 डिग्री होता है 1/2। ये टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री की याद होनी चाहिए, वो अपने डिस्कस करी ही है ऑलरेडी, तो आप लोगों को याद होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं। नहीं याद है तो मतलब पेपर स्टार्ट करने से पहले पेज के लास्ट में, सॉरी कॉपी के लास्ट वाले पेज पे आप एक बार टेबल बना दिया करो फटाफट से, वो और भी जगह आपके कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये बन जाएगा अंडर रूट में 3/2 दूना 4 माइनस अंडर रूट में 3/2 दूना 4, दोनों सेम है, कट के 0 आ गया। आंसर है फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े अगर तो यह है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, माध्य बहुलक माध्यिका तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, लेकिन ये चौथा जो आ गया मानक विचलन, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, -8, 0, 0, -8। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास में, उस फॉर्मूले को यूज लो, आराम से आंसर आएगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, मध्य बिंदु हमारे पास होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। तो यहां से आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये है x1, ये है x2, मतलब -8 + 0/2 और कॉमा लगा करके आप 0 और -8/2 ये ले लिए हो, तो ये हो गया -4, -4, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गए, विच इज थर्ड ऑप्शन। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ये आप साथ के साथ लिखते रहना, क्योंकि यहां पर मैं मिटाता हुआ जा रहा हूं और ये आपको नहीं मिलेगा वापस से, तो ये साथ के साथ लिखते रहना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चंस भले ही आपको मिल जाएंगे, आंसर्स आपको साथ के साथ लिखने होंगे इसके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर जो होता है उसी से मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है, तो विविक्त कर निकालने के बाद एक लाइन का आंसर आ जाएगा, मूलों की प्रकृति का तो कोई खास बात नहीं है। विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, मुद्दे की बात यह है, विविक्त कर का जो सूत्र होता है वो होता है आपका b² - 4ac, ये विविक्त कर का सूत्र है हमारे पास में। और यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपके पास a का मान कितना आ रहा है 2, x² का गुणांक, b का मान कितना आ रहा है x का गुणांक -4 और c का मान मतलब विदाउट x कौन है 3। ये तीनों वैल्यूज आपके पास में है और यहां पर रख दो। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर है तो ये मान के हो रहा है कि आपने पूरी किताब पढ़ ली है, ऑब्वियसली आपको याद है, बस आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, है ना। तो b² - 4ac की वैल्यू निकाल लें फटाफट से विविक्त कर की। b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4, a का मान है 2 और c का मान है अपना 3। -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4 दूनी 8 दिया 24, ये हो गया, ये आ गया -8। -8 आया है विविक्त कर, विविक्त कर आया है ऋणात्मक। अगर विविक्त कर ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो प्रकृति में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कोई वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं, ये हमारा प्रकृति में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 6 पार्ट है, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, आप इसको लिख लोगे, ये आपके प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है, ये बुक का ही है क्वेश्चन ही। तो यहां से cot a का मान कितना आ जाएगा, cot a का मान आ जाएगा 8/15, है ना, 8/15 आ गया cot a का मान। और cot का सूत्र क्या होता है, cot का सूत्र होता है लाल कक्का के हिसाब से अगर आप बनाओ, इसके हिसाब से अगर देखो तो cot का सूत्र आएगा आधार बटे लंब। तो ये है आधार और लंब का अनुपात, आधार और लंब का अनुपात है 8:15, तो ये 8k हो जाएगा, ये 15k हो जाएगा। k हम लगाते हैं ताकि अनुपात को लिख सकें इस तरह से सिस्टमेटिकली। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आधार को सीधा 8 ही ले लेंगे, लंब को 15 ले लेंगे, केवल k नहीं लगाएंगे। k नहीं लगाओगे तो नंबर कटने की संभावना है, आंसर तो आ जाएगा लेकिन कुछ नंबर आपके कम आने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन संभावना है, क्योंकि सही तरीका ये होता है। ठीक है, अब आप यहां से क्योंकि आपके पास लंब है, आधार है, तो कर्ण निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
कैसे निकाल लोगे? आपके पास सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग मतलब 8k का वर्ग, सॉरी 15k का वर्ग, इसमें मिटाने का ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये 15k का वर्ग और आधार है 8k का वर्ग, ये बन जाएगा 225k स्क्वायर और ये 64k स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आता है 982k स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ जाएगा? बेसिकली स्क्वायर अगर हटाएं तो अंडर रूट आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो ये 289k स्क्वायर का अंडर रूट आएगा जो कि 17k आ गया, 17k। 289 अंडर रूट 17 के बराबर हो जाएगा और k स्क्वायर स्क्वायर से रूट वैसे ही कट गया तो 17k आ गया। ये आपको क्या निकालना है? आपको साइन a निकालना है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि जो साइन a है उसका सूत्र है सिंपल सा, ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा अपने पास में? लंब है हमारे पास 15k और कर्ण हमारे पास आया है 17k। कैसे k कटेगा और ये 15/17 इसका आंसर आ गया। किसका? साइन a का आंसर आ गया। ये हमें निकालना है अब sec a। तो हम लोग sec a निकालने के लिए नीचे कर लेते हैं काम। यहां sec a निकाल देता हूं मैं। sec का सूत्र क्या होता है? देखो sec का सूत्र लाल कक्का यहां से आएगा, कर्ण बटे आधार, साइन कॉस टेन कॉट sec कोसेक। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यहां से आ जाएगा सूत्र sec का। तो यहां से कर्ण कितना मिल रहा है हमारे को? कर्ण मिल रहा है 17k और आधार कितना मिल रहा है? आधार है 8k। तो आंसर आ गया अपने पास में 17/8। ये हमारा sec a का मान आ गया। तो साइन a भी आ गया, sec a भी आ गया, दोनों मान आ गए। बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय यूज आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8.1 प्रश्नावली का प्रश्न था ये। नेक्स्ट वाला है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर और 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। ठीक है भैया, ये 8.4 प्रश्नावली का प्रश्न है जिसमें आपने ये सीखा है कि किस तरह से हम लोग दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात को उसकी भुजाओं के अनुपात के हिसाब से लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या था, मतलब हमने क्या सीखा था, ये हम एक बार यहां पर यूज ले लेते हैं। हमने सीखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। एक समरूप त्रिभुज को मैं PQR नाम दे देता हूं, एक को मान लो ABC नाम दे देते हैं, कुछ भी, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, मतलब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये पहले वाली, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है ना अपन ने, तो संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब है कि लिखने का तरीका आप ऐसे समझ लो इसको कि पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, ये बराबर आएगी 121/289 के, बल्कि ये बराबर नहीं आएगी, इसका स्क्वायर बराबर आएगा। जो अपन ने सीखा हुआ है प्रमेय वो ये कहता है कि पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा के स्क्वायर के। ये हमारा क्षेत्रफल प्रमेय है, इसमें कोई सोचने की बात है नहीं। तो यहां पर अगर आप केवल इतने पोर्शन को देखो तो स्क्वायर हटाओगे तो पहले त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा का अनुपात आ जाएगा। तो क्या आएगा, ये अगर भुजा फर्स्ट वाले की बटे भुजा सेकंड वाले की अगर आप देखना चाहो तो 121/289 का अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हट करके बनेगा कितना, 11/17। मतलब अनुपात कितना आ गया, 11/17 आ गया। और सिंपल सा है, एक सिंपल प्रमेय यूज आई है और कुछ नहीं किया है। 8.4 प्रश्नावली का प्रश्न है ये आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी पे जो घ वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य दे रखा है 16, बहुलक दे रखा है 13, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सूत्र है इसके लिए, ये सूत्र भी आप लोगों को लिखवाया हुआ है और जो फॉर्मूला की शीट आप लोगों को दे रखी है उसमें भी ये सूत्र है। क्या है सूत्र,
सूत्र है 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य के। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। 3 गुणा माध्यक बराबर होता है इसके। तो हमें निकालना है माध्यक या माध्यिका, जो भी आप बोलो, माध्यिका बोल दो इसको। किसी बुक में माध्यक बोलते हैं, किसी बुक में माध्यिका बोलते हैं। तो 3 गुणा माध्यिका ये बराबर आ जाएगा बहुलक माने 13 प्लस 2 गुणा माध्य माने 16। कितना हो गया ये हो गया 13 प्लस 16 दूना 32। तो ये आ गया 3 2 5 45 आ गया ये, ठीक है। 45 क्या आया? 3 गुणा माध्यिका। तो अगर आपको सिर्फ माध्यिका चाहिए तो 3 को डिवाइड में लेना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। तो 45/3 आ जाएगा, मतलब 15 के बराबर आ गई माध्यिका। और एक हमेशा बात ध्यान रखना, माध्यिका का मान बहुलक और माध्य के बीच में कहीं पर आता है। मतलब 13 से 16 के बीच में इसका मान आना चाहिए था, जो कि आया है। इसका मतलब सही आया है। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। माध्यिका हमेशा मध्य में ही आती है। मध्य मतलब एकदम मध्य में नहीं आएगी, लेकिन 13 और 16 के बीच में कहीं आएगी। 14 आ जाए, 15 आ जाए, 15.5 आ जाए, ऐसे। तो 15 आई है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला है हमारे पास, सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, आप लोगों को पता ही है। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं यहां आपको बता देता हूं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसका जो हल है वो देखो क्या आएगा। जब भी आपको किसी संख्या को अपरिमेय साबित करना है, 1.3 प्रश्नावली का प्रश्न है ये। आपको अगर ध्यान हो तो इस तरह के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आपको कल वीडियो बनाया था जिसमें पूरी 10वीं कक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को विद सॉल्यूशन, उसमें ये क्वेश्चन भी था। ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे आपको इस मॉडल पेपर में से, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से बहुत सारे तो रिपीट होने ही हैं। तो वो वीडियो तो आप जरूर देखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो डाला हुआ था वो कल ही डाला है। आप सर्च करोगे पूरी गणित की किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय लर्न एंड शेयर, तो आ जाएगा बड़ा आराम से, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन भी था। तो ये कैसे होगा? √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे, जब भी किसी को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको परिमेय मानना पड़ता है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग इसको। इसके बाद आप लिखोगे कि क्योंकि हमने √3 को परिमेय मान लिया, इसको लास्ट में गलत साबित करेंगे, लेकिन प्रोसेस क्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो आप लिखोगे कि माना √3 बराबर p/q। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वही किया है हमने यहां पर। तो √3 बराबर p/q, ब्रैकेट में क्या आएगा कि q ≠ 0। साथ में क्या आएगा, p व q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF 1 आए, मतलब जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखे हों, उनको सह अभाज्य बोलते हैं। ये मैंने क्लास में डिटेल में बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं। इसको q को आप इस तरफ ले जाओ, तो ये √3q हो जाएगा, बराबर में p चल रहा है। अगर मैं q का मान निकालना चाहूं तो यह आएगा p/√3। अगर मैं वर्ग कर दूं √ हटाने के लिए, तो ये बन जाएगा q का स्क्वायर बराबर में, वर्ग कर रहा हूं पूरी लाइन का, है ना। लिख भी देते हैं, ऐसा करते हैं एक बार, यहां पर लिख देते हैं। वर्ग करने पर तो ये बन जाएगा p² बटे में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर। ये हो गया q², इसका स्क्वायर p², इसका स्क्वायर से रूट हट गया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आई कि भैया p² बटे 3 है q² का मान, तो और हमने पहले लिख दिया p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य जो भी संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक तो होती हैं, मतलब वो प्राकृत संख्या होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, प्राकृत क्या पूर्णांक कह लो आप, पूर्णांक संख्या होती है, पॉइंट्स में नहीं होती है। इसका मतलब p और q अगर पॉइंट्स में नहीं है तो q² भी पॉइंट्स में नहीं आएगी। तो q² पॉइंट्स में तब नहीं आएगी ना जब p² में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर p² में 3 का पूरा पूरा भाग ही नहीं जाएगा तो ये पॉइंट्स में आ जाएगी ना। और हमने तो पहले ही बोल दिया पॉइंट्स में तो नहीं है भैया, ये तो क्लियर ही है।
तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। अपन क्या लिखेंगे, आप लिखोगे कि p² बटे 3 नहीं, p² बटे 3 नहीं, आप ये लिखो कि चूंकि q एक पूर्णांक है, इसलिए q² भी पूर्णांक होगा। इसलिए आगे इसके और आगे बढ़ना है तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं आराम से, इस तरफ ले लो इसको। इसके आगे आप लिखोगे क्योंकि q² पूर्णांक है तो q² का मान तो ये रहा समीकरण नंबर 1 में, p² बटे 3 भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब p² जो है 3 से भाज्य है, इसका मतलब p भी 3 से भाज्य है। यह हमने प्रमेय सीखी थी 1.3 प्रश्नावली में कि किसी का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाज्य होता है तो वर्ग हटाने पर भी वो संख्या अभाज्य संख्या से भाज्य होती है। तो इसका क्या कंक्लूजन आया कि p भी 3 से भाज्य है, और अगर p 3 से भाज्य है इसका मतलब p को 3 से भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। भाई p 3 से भाज्य है इसका मतलब p को 3 से भाग देने पर कुछ ना कुछ आएगा, और जो आएगा वो आपकी पूर्णांक संख्या होगी या प्राकृत संख्या होगी, पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो इससे हमें p का मान मिल गया 3 टाइम्स k1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। ये समीकरण 2 से p का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो आप लोग। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर बड़ा क्वेश्चन है ये बच्चों, है ना, तो टेंशन मत लेना, बड़ा ही होता है ये वाला। इसमें p का मान रखेंगे तो ये बनेगा q² बराबर में p² बटे 3 मतलब 3k1 का स्क्वायर और बटे में 3, ये आ जाएगा अपना 9k1² अपॉन में 3। तो यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये बन जाएगा q² बराबर में k1² 3k1² बेसिकली, और k1² यहां से आ जाएगा q² बटे में 3। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, समीकरण नंबर 3 है ये, यहां इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे यहां पर काम किया था p² बटे 3, ये एक पूर्णांक आना था क्योंकि पहले से ही तय है, सह अभाज्य है मतलब पूर्णांक आएगा। यहां भी तय कर दिया है हमने, यहां पर हमने लिख दिया है k1 बिलोंग्स टू n, मतलब k1 एक, अच्छा बिलोंग्स टू का साइन तो आप जानते नहीं हो ना, तो यहां पर लिखोगे k1 एक पूर्णांक है, ऐसे लिख दो सीधा, छोड़ो बाकी सब बातें। k1 एक पूर्णांक है, यहां पहले लिख दिया अपन ने। k1 एक पूर्णांक है तो भैया पूरा पूरा भाग जाना चाहिए ना, तभी तो पॉइंट्स में नहीं आएगा, तभी तो पूर्णांक बनेगा, नहीं तो पूर्णांक कैसे बन जाएगा, है ना। तो यहां पर इसका मतलब q² 3 से भाज्य होना चाहिए। जैसे यहां पर p² 3 से भाज्य था, उसको हालांकि अपन ने डिटेल में लिखा था कि भाई क्यों, क्योंकि q पूर्णांक है, q² भी पूर्णांक होगा, p² बटे 3 भी पूर्णांक होगा। आप चाहो तो ये 3 लाइनें एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये तो समझाने के हिसाब से लिखी है मैंने। एग्जाम में यहां से लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फाइनली। तो आप यहां पर लिखोगे कि चूंकि q² 3 से भाज्य है, चूंकि नहीं, आप यहां पर लिखो कि q² 3 से भाज्य होगा, इसलिए q भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है, q 3 से भाज्य होगा तो आप लिखोगे कि माना q को 3 से भाग देने पर कुछ आ रहा है, वो है k2। जहां पर k2 एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों लिख रहे हैं हम लोग, पूर्णांक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाग देने पर कोई पूर्ण संख्या आएगी, पूरी संख्या आएगी, पॉइंट्स में नहीं आएगी, इसलिए हम बोल दिए कि ठीक है पूर्णांक है, लफड़ा खत्म करो। इसके बाद q का मान कितना आ गया, q का मान आ गया 3k2। ये है हमारा समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 है ये। अब यहां से एक काम की बात मिल रही है, क्या भैया, समीकरण नंबर 2 में p का मान आया था 3k1, समीकरण नंबर 4 में q का मान आया 3k2। अब यहां से दिक्कत क्या है,
P का मान है 3k1, Q का मान है 3k2, तो यहां से तो 3 कॉमन है दोनों में, P और Q में। इसके पास भी 3 इंटू k1 है, इसके पास 3 इंटू k2 है, तो 3 तो कॉमन आ गया ना। अगर 3 कॉमन है P और Q में तो वो सह अभाज्य तो नहीं हो सकते, इनका HCF 3 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 3 कॉमन है इनमें। और यहां पर आपने मान लिया कि P और Q सह अभाज्य है, पहले से ये लेकर के चले हैं, जबकि ये इसका उल्टा आ गया। तो यहां से ये कंक्लूजन आएगा कि जो लेके चल रहे हैं उसका उल्टा रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब जो लेके चले हो वही गलत है, तो √3 परिमेय संख्या है ही नहीं। इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे हम लोग। तो यहां पर आप लिखोगे लास्ट में कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कथन गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर पहले हमने लिखा था कि वो परिमेय संख्या है, जो कि गलत है बात, तो परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय है। इस तरह से मतलब उसको सॉल्व किया जाएगा। ये है प्रोसीजर उसको सॉल्व करने का। ठीक है, होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ख पार्ट देख लो। ख पार्ट में हमें बोला गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y बराबर 2, 8x प्लस ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसकी क्या शर्त होती है? अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त होती है कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2। ये शर्त है अपरिमित रूप से अनेक हल होने की। यहां पर क्वेश्चन में देख करके आपको एक चीज क्लियर हो रही है, a1 बटे a2, a1 है x का गुणांक, a2 है इधर वाला x का गुणांक, मतलब a बटे 8 बराबर आएगा b1 बटे b2 मतलब 2 बटे a। तीसरा बराबर करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे? आप पहला वाला समीकरण इस तरह से लिखोगे क्योंकि एक तरफ तो लेना ही पड़ेगा। दूसरे वाले समीकरण को भी इस तरफ से लिखोगे, 8x प्लस ay माइनस का 4 बराबर में 0, तो c1 c2 आएगा माइनस का 2 बटे माइनस का 4 के बराबर, -2 बटे माइनस का 4। इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ोगे तो ये इस तरह से बन रहा है, ये है a/8 इक्वल है 2/a इक्वल है 1/2। आप चाहो तो केवल इसको सॉल्व कर लो, इतने पोर्शन को। 2 दूना 4, इधर a गुणा 1 a, तो a का मान डायरेक्ट ही आ गया 4 के इक्वल। टेंशन ही खत्म, a का मान 4 आ गया, बात खत्म हो गई। इसकी जरूरत नहीं है, आप रख के देख लो। 4/8 1/2 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है ये वाली। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सब कुछ एक तरफ लेकर के हम ABC के मान यहां पर जमाते हैं। ऐसे नहीं कि 2/4 कर दो, आंसर आ जाएगा उससे, लेकिन सही तरीका है एक तरफ लो और फिर मान रखो। ठीक है, फॉर्मेट में लेकर के मान रखो। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में, ये अपनी प्रश्नावली का ही प्रश्न है 6.3 का, सॉरी, क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में PS बटे SQ, नहीं 6.3 नहीं 6.2 का है, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR के। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR के। थेल्स प्रमेय का विलोम आप लिखोगे, चूंकि PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से
बुक के क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए हैं ज्यादातर क्वेश्चंस, सेम मिलेंगे, संख्याएं भी सेम है, डायग्राम भी सेम है। थेल्स प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हो कि ये और ये समानांतर हैं, मतलब ST इज पैरेलल टू QR, ST इज पैरेलल टू QR। और क्योंकि ST पैरेलल है QR के, इसलिए ये एंगल S इक्वल आएगा एंगल Q के, इसलिए एंगल S इक्वल आएगा एंगल Q के। क्यों? क्योंकि इनको आप बोल सकते हो कौन से कोण बोलते हैं इनको? संगत कोण, संगत कोण आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इनके। 9th में सीखा हुआ है आपने, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तीसरी लाइन है, ये कोण संगत कोण कहलाते हैं और बराबर होते हैं। तो वैसे ही ये दोनों कोण संगत कोण है, S और Q वो बराबर हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में दे रखी है, S और R को तो पहले से ही बराबर दे रखा है, PST मतलब ये वाला S ही है एक तरीके से, और PRQ मतलब ये R वाला कोण है, मतलब एंगल S और एंगल R बराबर दिए हुए हैं। एंगल S इज इक्वल टू एंगल R दिया है ये आपको, ठीक है। एंगल S एंगल Q के बराबर है, एंगल S एंगल R के बराबर है, एक से मान उठा करके दूसरे में रख दो तो कोण Q बराबर कोण R हो जाएगा। यहां पर कोण Q बराबर कोण R हो जाएगा। एक एंगल S का मान उठा करके यहां रख दिया हमने, कोण Q बराबर कोण R हो गया। कोण Q बराबर कोण R हो गया, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए। ये दोनों कोण बराबर होने का मतलब क्या हो गया? दो कोण अगर किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये दो कोण बराबर हो गए तो इसके सामने वाली भुजा, ये पूरी भुजा, इसके सामने वाली ये पूरी भुजा बराबर हो जाएगी, मतलब PQ बराबर हो जाएगा PR के। अतः PQ बराबर है PR के। यही साबित करना था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसके लिए हमने दो कोण बराबर किए। ये हमने 9th क्लास में सीखा है कि दो कोण अगर किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले जो भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाती है, तो PQ बराबर PR हो जाएगी यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन ये वाला आखिरी क्वेश्चन है तीसरे पार्ट का। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये छिन्नक किस तरह का बनता है, ये हमारी R1 मान लो, R1 है त्रिज्या 38 सेंटीमीटर, ये हमारा R2 है छोटी वाली त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने को दे रखी है 40 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई L पूछी गई है क्वेश्चन में। तो L कैसे निकालोगे? L निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। L निकालने के लिए सूत्र है हमारे पास। क्या सूत्र है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये सूत्र आपने सीखा होगा। मैंने फॉर्मूला शीट जो दे रखी है आपको, उसमें सारे फॉर्मूलेज भी दिए हैं, तो ये फॉर्मूला भी है। तो यहां पर आप लिखोगे R1 माइनस R2 माने 38 में से 8 गया तो 38 माइनस 8 का होल स्क्वायर, और H स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 38 में से 8 गया तो 30 का स्क्वायर हो गया, और ये अपना 40 का स्क्वायर चल ही रहा है और होल अंडर रूट चल ही रहा है। ये आ गया 900, ये आ गया 1600, होल अंडर रूट बन रहा है 2500 होल अंडर रूट। इसको लिखोगे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ गया L का मान। L इज 50 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस्ड था, डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी। बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ, सभी खंड कीजिए। फोर्थ वाले पार्ट पे आ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें भाग देना पड़ता है, तो मैं यहां भाग दे देता हूं। किसका देना है? दो चीजें दे रखी हैं आपको, एक तो दिया हुआ है 1032 और एक दे रखा है 272। इन दोनों का HCF निकालना है। तो 1032 और 272, देखो 1032 और 272। इस क्वेश्चन को इधर कर देता हूं मैं। भाग देना जरा कितना आएगा? मेरे ख्याल से 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा। 3 दूना 6, 7 या 21 का 1 हासिल की 2, 3 दूना
6 और 2 8, 816 घटा के देखो जरा, 12 में से 6 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1 और ये 216 बच रहा है, सॉरी। तो 216 तो इससे छोटा ही है, तो आगे तो भाग नहीं ही जाएगा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड फिर से करना पड़ेगा, यहां पर साइन लगाना पड़ेगा और ये चीज उठ करके यहां आ जाएगी, मतलब 272 यहां आ जाएगा। ठीक है, देना जरा भाग, एक ही बार जा रहा है सिंपल में, ये 216 यहां पर आ गया। घटाओगे अगर तो 12 में से 6 गया तो 6 आ रहा है, 6 में से 1 गया तो 5 आ रहा है, 56 आ गया ये। ठीक है, 56 आ रहा है, सिंपल, छोटा है इससे, इसका मतलब आगे भाग नहीं जाएगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड स्टेप बदलना पड़ेगा। स्टेप बदलोगे तो तीसरे स्टेप में यहां फिर से भाग का निशान, 216 यहां पर लिखा जाएगा, 216 लिखा आपने, भाग दोगे तो ये आई गेस 3 बार जाएगा वापस से, 3 बार 2 कितना आएगा, 6 तिया 18 का 8 हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8 और ये 4, 48 आया है। फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फिर से चेंज करना पड़ेगा, अभी इससे छोटा आ गया है 4856 से, चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां फिर से डिवाइड का साइन लगाया और ये 56 यहां पर उठ कर आगे आ जाएगा 56, भाग दोगे एक ही बार जा रहा है 48, कितना आ रहा है माइनस करने पर, माइनस करने पर आ रहा है 8 आ रहा है, 48 से छोटा है 8, जाहिर सी बात है, फिर से चेंज करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, फिर से भाग लगाओगे ये 48 यहां पर आ जाएगा, 8 6 के 48 होता है, पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब हो गया कि ये हमारा जो आया है ये HCF आ गया है। लेकिन स्टेप्स लिखने होते हैं एग्जाम में, केवल इतना करना ठीक नहीं है, एग्जाम में स्टेप्स भी आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे स्टेप्स, या क्या लिखोगे आप, लिखोगे स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप लिखोगे ये वाला भाग, कैसे लिखते हैं इसको, 1032 बराबर होगा ये इंटू ये प्लस ये, 272 गुणा 3 प्लस 216, 272 गुणा 3 प्लस 216। ऐसे ही दूसरे स्टेप में दूसरा कलर का जो चला है अपना पूरा भाग ये वाला, 272 बराबर 216 गुणा 1 प्लस 56, 216 गुणा 1 प्लस 56। ऐसे ही तीसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं तो ये तीसरा कलर, 216 बराबर 56 गुणा 3 प्लस 48, तो 216 बराबर 56 गुणा 3 प्लस 48। चौथा स्टेप, चौथा वाला भाग ये वाला, 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस 8, तो 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस 8। फाइनली लास्ट वाला भाग आ जाएगा 48 बराबर 8 गुणा 6 प्लस 0, तो 48 बराबर 8 गुणा 6 प्लस 0, ये हो गया पांचवा, और जिसमें आप लिखोगे लास्ट में अतः 0 आते ही लिख दो, अतः HCF बराबर 8। ये लिखने जरूरी हैं, ध्यान रखना, आप ये लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तो सिद्ध कीजिए कि CA का वर्ग बराबर आएगा CB इंटू CD। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग, यहीं पर शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप त्रिभुज बना लो एक, है ना, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC चाहिए अपने को, तो त्रिभुज ABC बना लो। सबसे पहले मैं कहां बनाऊं, इस तरफ बना दूं, ये एक मैंने त्रिभुज ABC बना दिया। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C। इसने बोला है कि BC कर एक बिंदु D इस प्रकार है, यहां कहीं D पॉइंट दे रखा है, और इस तरह का है कि एंगल ADC, ADC मतलब ये पूरा एंगल, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है BAC के। BAC का मतलब होता है ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये हमें साबित करना है भैया। ओ सॉरी, ये तो दिया हुआ है, साबित ये करना है कि CA स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD के। CA स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD के। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि CA बटे में CB या CD आ जाए, जैसे CB आ गया मान लो, और इधर CD के बटे में CA आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। कहने का मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है बेसिकली, ये यहां पर समझ में आ रही है बात मोटी मोटी।
दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है, कौन सी भुजा किसके अनुपात में जा रही है ये अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे होता है, मतलब भुजाएं समानुपाती कब होती हैं, जब त्रिभुज समरूप पता हो अपने को, नहीं तो साबित करने हो, है ना। तो यहां पर दो त्रिभुज हमें नजर आ रहे हैं जिसमें अपन समरूपता साबित कर सकते हैं और उसकी हेल्प लेकर के यहां तक पहुंच सकते हैं। कौन से दो त्रिभुज हैं वो, एक त्रिभुज तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, व दूसरा छोटा वाला त्रिभुज इधर वाला राइट साइड वाला ADC, क्योंकि इन दोनों के ही कोणों के बारे में चर्चा चल रही है। त्रिभुज ADC में आप ऐसा लिखोगे, यहां लिख करके ऐसे शुरू करोगे। और इन दोनों में क्या खास बात है, एक तो ये बराबर दे रखे हैं दो कोण, तो डायरेक्ट ही कोण ADC बराबर दिया हुआ है कोण BAC के, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, ये तो दिया है ना। उसके बाद आप लिखोगे कोण C जो है, कोण C बराबर है कोण C के, उभयनिष्ठ है ये, दोनों में है ये, तो बराबर होना ही है, सेम ही कोण दोनों में है तो। और दो कोण बराबर होते ही क्या क्या हो जाएगा, ए समरूपता, कोण कोण समरूपता से आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज ADC के। और दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो अतः भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। लेकिन कौन सी भुजा को किसके बराबर करोगे आप, मुद्दा यह है। उसके लिए दोनों त्रिभुजों को सिस्टमैटिकली जमाना आना चाहिए आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, इसको ABC ले लो एज इट इज, जैसे नॉर्मली ये ABC है, लेकिन जो ADC है वो इसके तरह जमाना पड़ेगा। कैसे जमाओगे, ये कोण A और कोण D बराबर है, तो ये कोण A है तो इसके सामने ही कोण D आएगा। कोण C और कोण C उभयनिष्ठ है तो यहां C आएगा, और तीसरा फिर लाइन A जाएगी। तो ADC इस तरह से जमेगा, ABC इस तरह से जमेगा, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े रखे हुए हैं, उसको सीधा करके जमाया है जिसके संगत कोण बराबर हो जाएं, जिससे संगत भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी। और हमें भुजा कौन सी चाहिए, जिसके साथ C लग रहा है, CA CB CD, जिसके साथ C नहीं है वो हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो क्या आएगा, CA बटे CB, सॉरी CA बटे CD, CA बटे CD बराबर आएगा CB बटे CA के, CB बटे CA के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, CA इंटू CA, CA का स्क्वायर हो गया, और इधर आपका CB इंटू CD आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से करना था। बुक का क्वेश्चन है बच्चों, बुक के क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये भी बुक का क्वेश्चन है, 8.1 प्रश्नावली में है, ये साफ सुथरा क्वेश्चन है। 8.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन है ये। बुक के क्वेश्चन एज इट इज उठ करके आ रहे हैं आप लोगों के मॉडल पेपर्स में। मैंने बोला है आप लोगों को कि NCERT अगर आपने अच्छे से कर ली फुल मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा होमवर्क देते ही हैं आप लोगों को, जहां पर आपको एप्लीकेशन पे, लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पे आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा, जिसमें उस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस जो बुक में नहीं हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी और एक्सरसाइज बढ़ जाए। उसके लिए वो होमवर्क डाला जाता है, उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। सब कुछ आप लोगों को लर्न एंड शेयर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। आपको अगर जानना है कि कैसे हम लोग ये सारा होमवर्क एक्सेस करें, कैसे हमें होमवर्क मिले, हम डेली पढ़ाई करें, लाइव क्लासेस डेली अटेंड करें, 10th के बैच में ज्वाइन कर लें हम लोग, इसके लिए आप लोगों को लर्न एंड शेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। या फिर आपको सिंपल एक नंबर बता रहा हूं मैं, 8078696588, इस नंबर पर फोन कर लेना, या फिर 7852826325, ये दो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिस पे आप कॉल करके 10th के बैच में ज्वाइन कर सकते हो। और 10th के बैच में हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं आपको। 5 सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाता है। लाइव क्लासेस इसमें होती हैं आपकी, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं आप लोगों की इसमें आपके मॉडल पेपर्स भी होते हैं, इसमें 1 शॉट रिवीजन भी करवाया जाता है सिलेबस करवाने के बाद में। इसमें आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जिसमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस बुक के बाहर के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। मोटा मोटा कहना चाहिए कि आपके 100/100 नंबर लाने की तैयारी करवाई जाती है उस बैच में, अगर आप उस बैच में ज्वाइन करते हो तो। और उस बैच में ज्वाइन करने का तरीका यह है कि लर्न एंड शेयर के नाम से जो अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो, या फिर आप इन दोनों नंबर्स में से किसी पर फोन कर लो। सारी बुक के फॉर्मुलेज, हर चीज वहां पर
एज इट इज जमी जमाई आपको सब मिल जाएगा। लाइव क्लासेस अलग से मिलेंगी, वो अलग बात है। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, मैं अभी नहीं बता सकता आपको, इन पे फोन करके आप पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ये रचनाओं वाला क्वेश्चन है, मतलब ये 11.1 प्रश्नावली का है बेसिकली। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। अब मैं यहां पर प्रकार तो नहीं चुबा सकता इसके, इसलिए मैं थोड़ा रफली बताऊंगा आप लोगों को। आप 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लो यहां से यहां तक, या आपने 5 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद इसका नाम दे दो ए बी। ए से नीचे की तरफ आप एक लंबी सी लाइन बना दो, यूं किरण बना दो। बेसिकली किरण का मतलब है एक पॉइंट बंद, एक पॉइंट पे तीर कि आगे तक बढ़ रही है, किरण बना दी हमने। उसके बाद आपने प्रकार खोला कुछ लंबाई का, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अपनी मर्जी से कुछ थोड़ा खोल लिया प्रकार को, यहां पर रखा और चाप काटना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 चाप काट दिए अपन ने। यहां पर 5 क्यों काटे? क्योंकि 2:3 है, इसका मतलब 2 + 3 = 5 है। इतने भाग आप यहां पर बनाओगे, इतने भाग हमने बना दिए, यहां पर 5 काट दिए। इसमें से जो आखिरी वाला है उसको यहां पर जोड़ देंगे हम लोग, आखिरी वाले को हम लोग यहां पर जोड़ देंगे और इनका नामकरण आप कर सकते हो A1 A2 A3 A4 और A5। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2:3 में पहला वाला क्या है 2, तो 2 नंबर पे अपन यहां पर एक समांतर रेखा बनाते हैं, इसके समानांतर। ये समांतर लग नहीं रही अभी आपको, हालांकि समांतर बनाएंगे हम लोग यहां पर। इसके समांतर रेखा बनाने का तरीका ये होता है कि यहां से चाप काटते हैं, यहां से काटते हैं और इतना यहां से काट देते हैं, इससे समांतर रेखा बन जाती है। तो इस तरह से ये ए बी रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित होगा। अगर समांतर काटोगे तो, ये समांतर नहीं कटी गलती से, है ना, अगर समांतर काटोगे तो एकदम परफेक्ट बनता है ये डायग्राम। आप 11.1 प्रश्नावली का वीडियो देख लेना, उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने स्केल लेकर के प्रॉपर कॉपी पेन पे समझाया है, वो अभी बोर्ड पे इस रचनाओं वाले चीज को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। आप लोगों को आती होगी वैसे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग। नेक्स्ट है ये 8.1 प्रश्नावली का, अभी किया है अपन ने, कॉट थीटा वाला एक क्वेश्चन किया था, आपको याद आ रहा हो तो, जिसमें साइन और टेन के मान, कॉट के मान नहीं, साइन और सेक के मान निकाले थे। फिलहाल यहां पर कॉट है 7/8, इसका मतलब कॉट का सूत्र लाल कक्का याद आ रहा है कुछ? लाल कक्का से समझ में आ रहा होगा, कॉट आएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? आधार है 7K, लंब कितना है? लंब है 8K। ऊपर आधार है, नीचे लंब है ना। आधार है 7K, लंब है 8K। इससे आप कर्ण निकाल लोगे बड़े आराम से। कर्ण का हो जाएगा वर्ग बराबर, अभी किया है सेम इस तरह का क्वेश्चन, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और यहां से आधार हो जाएगा हमारा 7K का वर्ग, प्लस में लंब हो जाएगा 8K का वर्ग। तो ये आ जाएगा हमारा 49K², 64K²। कितना आएगा टोटल? अगर निकालना चाहें तो ये आ जाएगा नोट 4 13 का 3 हासिल की 1, 113K²। ये कर्ण का स्क्वायर आया, तो कर्ण फाइनली कितना आ गया? अंडर रूट में 113K², अंडर रूट में 113 और ये K, ये हमारा कर्ण आ गया। कर्ण अगर आपके पास आ गया है तो यहां से साइन और कॉस के मानों की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको नजर आ रहा है साइन और कॉस के मान कैसे निकालेंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना? लंब है 8K और कर्ण कितना? कर्ण है अंडर रूट में 113K। 8 और 113 बचे हैं, बस 8 बटे अंडर रूट में 113 आ जाएगा यहां पर फाइनल आंसर। साइन थीटा हो गया है। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है 7K और कर्ण है हमारा 113 अंडर रूट में और उतना K, ये आएगा 7 बटे अंडर रूट में 113। ये हमारे पास साइन का सूत्र आ गया, ये हमारे पास सूत्र क्या मान आ गया, कॉस का मान आ गया। आपको चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे में सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा 1 माइनस साइन
थीटा का स्क्वायर, हाँ भाई साइन थीटा का स्क्वायर कितना है? 8/113 का अंडर रूट का स्क्वायर, 8/√113 का स्क्वायर और बटे में 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है बस, ये आप खुद भी कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट से स्क्वायर हट गया 113 बन गया। नीचे सेम 1 माइनस 49/113 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये अल्टीमेटली 49/64 आंसर बनेगा। ये आप खुद करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब ये, ठीक है। तो आई थिंक आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना, ये करवा रखा है मैंने, बुक का क्वेश्चन है सब। ये कह रहा है सभी खंड कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे अज्यूम किए जाते हैं? मैंने आपको क्रमागत का मतलब समझाया है, लगातार आने वाले, मतलब एक पूर्णांक अगर 10 है तो दूसरा 11वां होगा, फिर 10 और 11 ये क्रमागत है, एक के बाद एक आने वाले हैं धनात्मक। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम अज्यूम कर लेंगे, एक x मान लेंगे, दूसरा x+1 मान लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं x तथा x+1, जस्ट आगे वाला। इनके वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों का योग मतलब x का वर्ग और x+1 का वर्ग, इन दोनों का योग है 365। अब यहां से x निकालना कौन बड़ी बात है, तो यहां हम आगे कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x² + x+1 का स्क्वायर बराबर 365 हमारे पास समीकरण था। इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, द्विघात है, कोई मुश्किल काम है नहीं इतना। तो ये हो जाएगा x² + x+y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy बराबर में 365। ये बन रहा है हमारा x² + x² + 1 + 2x बराबर में 365। इसको इस तरफ ले लेते हैं, क्या बन जाएगा ये x² और x² मिलकर के 2x² हो गया, प्लस में 2x तो है ही, प्लस में ये 1 तो है ही, माइनस का 365 बराबर में 0 है और ये हो जाएगा 2x² + 2x और माइनस का 364 बराबर में 0 है। दो कॉमन ले लो आप, तो ये बन जाएगा x² + x माइनस कितना बनेगा 182 इक्वल में 0, ठीक है। सो 2 डिवाइड में ले लो 0 के, तो ये बन जाएगा x² + x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहां से अब आप x निकाल सकते हो। आपकी इच्छा है श्रीधराचार्य लगाना चाहो वो लगा लो, आपकी इच्छा है गुणनखंड करना चाहो वो कर लो। ये सब करवा चुका हूं मैं क्लास में आप लोगों को। मैं कर देता हूं एक बार इसके गुणनखंड कर देता हूं मैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, 182 को पहले तोड़ के देख लो साइड में, रफ का काम है। 91 7 13 13 1 14 और 13 आ रहे हैं, 7 दूना 14 और 1 13 ले लो, 13 और 14 में घटाएंगे तो 1 बन भी जाएगा। हो रहा है आराम से सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² + 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। शुरू के दो में से x कॉमन आ रहा है, x + 14 बन जाएगा। लास्ट के दो में से 13 कॉमन आ रहा है, x + 14 ही बनेगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + 14 और x - 13 बराबर में 0 आएगा। यहां से आप एक बार x + 14 को 0 के बराबर कर लो और एक x - 13 को 0 के इक्वल कर लो। तो ये तो संभव नहीं है, माइनस का 14 आ रहा है, असंभव है, क्योंकि x हमने कोई धनात्मक संख्या मानी है। क्वेश्चन में लिखा था धनात्मक संख्या, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक तो है नहीं, तो ये तो हम ले नहीं सकते। हम ले सकते हैं ये वाला, x बराबर कितना 13, x का मान 13 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या माने थे आपने माना था x और x+1, तो दो पूर्णांक कौन से आ गए, x और x+1, 13 और 14, इस तरह से आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बिंदु -4,6 बिंदुओं A,
जो कि -6,10 है और b जो कि 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाला हुआ था मैंने, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था उसमें सब डाला है, उसके सॉल्यूशंस के साथ डाला है, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर मेरे को इधर ही करना पड़ेगा, ये वाला भी बड़ा क्वेश्चन जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े ही हैं सारे क्वेश्चन, ज्यादातर इधर ही करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। सो -4,6 है, -6,10 और 3,-8 बुक का ही क्वेश्चन है, सेम बुक में से उठाया है, संख्याएं सेम ले रखी हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए हुए हैं सारे। ये है आपका ए, ये है आपका बी, -6,10 और 3,-8 है शायद, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 3, हाँ सही है, -4,6 यहाँ कहीं है पी पॉइंट जो कि -4,6 है, पी मान लेता हूं, मतलब इसको -4,6 है, जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें बताना है। तो हम अनुपात मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है ये पी पॉइंट। इसके निर्देशांक निकालेंगे हम खंड सूत्र से या विभाजन सूत्र से। तो आप लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, सूत्र क्या होता है इसका, बहुत सिंपल सा सूत्र है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, और सेम y के लिए m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ये हमारे पास सूत्र हो गया। तो यहां पर वैल्यूज रख दो, ये है m1, ये है m2, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है बिंदु P के निर्देशांक। तो इसके नीचे तो -4,6 आराम से आ रहे हैं, बात इधर की करनी है। तो m1 x2 k इंटू 3 प्लस में m2 x1 1 इंटू -6 बटे में k प्लस 1 कॉमा, सेम ऐसे ही k इंटू -8 प्लस में 1 इंटू 10 और अपॉन में m1 प्लस m2 का मतलब है यहां पर k प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा -4,6, ये है 3k -6 बटे k प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, इधर अगर बात करें तो -8k प्लस में 10 बटे में k प्लस 1, ठीक है। कंपेयर कर लो, पहले वाले को पहले वाले के बराबर, दूसरे वाले को दूसरे वाले के बराबर, किसी भी एक को कर लो, एक से आ जाएगा आपका आंसर। ये जो मान है इसको -4 के बराबर कर दिया तो 3k -6 बराबर, ये उधर अगर गुणा में चला जाए तो -4k और -4 हो जाएगा। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, -4k इस तरफ आ जाएगा और -6 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 4k इक्वल आएगा, -6 उधर जाकर के +6 हो गया और -4 है ही उधर, तो ये आ गया 7k इज इक्वल टू 2। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 2/7, माने 2:7। k का मान 2/7 आया है, इसका मतलब अनुपात आप लिखोगे 2:7, ठीक है। तो ये 2:7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। एक धातु का गोला है जिसको पिघलाया है और बेलन बनाया है। ये आपके 13.3 प्रश्नावली का प्रश्न है, 13.3 प्रश्नावली से आया है। तो ये रहा गोला, त्रिज्या दे रखी है इसकी 4.2 सेंटीमीटर और इसको पिघला करके हमने क्या बनाया है, बेलन। ये रहा बेलन और इस बेलन की भी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ये ऊंचाई हमें बेलन की बतानी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों एक चीज को पिघला करके अगर कोई दूसरी चीज बना रहे हो, एक ठोस को पिघला करके दूसरा किसी ठोस में बदल रहे हो, तो इसका मतलब उनके अनुपात समान होते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। तो आप लिखोगे गोले का अनुपात बराबर बेलन का अनुपात, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहां पर लिख देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, गोले का आयतन, अनुपात लिख दिया मैंने, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। दोनों का आयतन बराबर होता है बस।
गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र है बेलन का। तो यहां से आप ध्यान दो तो पाई से पाई तो कट ही रहा है, ये बन रहा है 4/3 आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब 6 गुणा 6 गुणा h। यहां से h निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 6 और 6 डिवाइड में आ जाएंगे तो h का मान आ जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड में 3 गुणा 6 गुणा 6, ये h आ जाएगा बड़े आराम से। इसको कैलकुलेट आप कर लेना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, पॉइंट हटा करके कट रहा है 6 से डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत छोटे आसान क्वेश्चंस होते हैं। 13.3 प्रश्नावली में तो कैलकुलेशन भी कम होती है क्योंकि पाई जनरली कट जाता है, जैसे ये कटा है वैसे ही। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य निकालना है बेसिकली अपने को। माध्य निकालने का तरीका क्या है, टेबल सिस्टमेटिकली बनानी पड़ेगी और जब भी इस तरह से वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आता है तो जनरली हम लोग पग विचलन विधि यूज लेते हैं क्योंकि यहां वर्ग अंतराल भी बराबर हैं। वर्ग अंतराल बराबर नहीं होते तो कल्पित माध्य विधि ले लेते या फिर प्रत्यक्ष विधि यूज ले लेते, लेकिन अभी फिलहाल वर्ग अंतराल बराबर है जो कि ज्यादातर दिया होता है, तो उस केस में अपन पग विचलन विधि यूज लेंगे। बुक का ही क्वेश्चन है, सारे बुक के क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, ये बुक का सारे क्वेश्चन बुक के दे रखे हैं, आपके एनसीईआरटी छापी हुई है बस। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना करके दिए हैं आप लोगों को, जो वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो जरूर देख लेना। उसको कर लोगे तो सब हो जाएगा आपका, कहीं कुछ नहीं छूटेगा, है ना। मैं इसको इधर लिख लेता हूं, साक्षरता दर और नगरों की संख्या है ये, तो यहां वाले उस पर कर लेते हैं। साक्षरता दर और नगरों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी है, वो तो एफ है, उसको तो एफ ही लिख लेते हैं सीधा। और साक्षरता दर हमें दे रखी है 45 से 55 और 95 तक जाना है। तो 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है, एफ की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब निकाल के लेते हैं, दी हुई है 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3, एफ आपके पास आया। सबसे पहला काम सूत्र लिख लो आप। सूत्र क्या होता है माध्य निकालने के लिए? माध्य निकालने का एक साधारण सा सूत्र है हमारे पास, वो है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में h। ये सूत्र है माध्य का। a मतलब कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन, u मतलब x माइनस डी अपॉन एच। हालांकि u इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मैं तुरंत बता दूंगा कैसे करना है, आप लोगों को अगर क्वेश्चंस किए हैं तो याद भी होगा। सबसे पहला टारगेट है x निकालो। आप इसमें से इधर कर देता हूं मैं इसको, x निकालो। x क्या होता है? x होता है इसका मध्य पद, इसका मध्यमान। मध्यमान माने 45 और 55 के मध्य में कौन आ रहा है भैया? 45 और 55 के बीच में आता है 50, 55 और 65 के बीच में आता है 60, 65 और 70 के बीच में है, 75 के बीच में है 70, 75 और 85 के बीच में है 80, 85 और 90 के बीच में, 95 के बीच में है 90। ये हमारे पास मान है x के। x आपके पास आ गया, तो अब आप u निकाल लो। u निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। u निकालने के लिए आप इसको क्या मानोगे? a मान लोगे, जो कि अज्यूम्ड मीन है, इसको a मान लोगे, अज्यूम्ड मीन। इसके सामने जस्ट वैल्यू u की होती है 0, नीचे 1 2 ऐसे बढ़ेंगे, ऊपर -1 -2 ऐसे बढ़ेंगे। ये फास्ट तरीका है u निकालने का। बाकी u का मान वैसे होता है x माइनस a अपॉन में h। x में से कल्पित माध्य को घटाते हैं और h का डिवाइड लगाते हैं। h है वर्ग अंतराल, 10-10 का अंतराल दिख रहा है, वो h है। हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्यों कैलकुलेशन करें। यहां के हिसाब से एक f इंटू यू और चाहिए ताकि उसका सिग्मा मतलब सम मतलब टोटल निकाल सके, तो f इंटू यू बस और बनेगा, उसके बाद काम खत्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6, 10 एकम 10, 0, 8 एकम 8, 3 दूना 6, ये बनेगा 8 और 6 14, और ये माइनस का 16, माइनस का 2 बचा है यहाँ पर। एक हमें सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी यहाँ के हिसाब से, ये बन रहा है सिग्मा एफ हमारा 10 और 3 13, 13 और 11
24, 24 और 8 32 और 3 35, 35 ये आ रहा है और ये -2 आ रहा है। इन दो की जरूरत है बस, रख दो मान। ए तो हमें पता है 70 है, ये हमारे पास -2 आया ही है, सिग्मा एफ हमारे पास 35 रेडी है और इनटू में एच का मान वर्ग अंतराल 55 - 45 10 के बराबर है। बस ये हल करना है आपको। 70 माइनस ये आराम से 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 मतलब 4/7। इसको सॉल्व करोगे आपका माध्य आ जाएगा। 70 में से 4/7 को घटाओगे तो इतना आसान होता है माध्य निकालना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी खंड कीजिए, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसके बाद आपके पास आएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन नीचे। ठीक है, चलो फिलहाल तो इसको करते हैं एक बार। तो दो संख्याएं तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं x और y, उसके वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग करके अंतर माइनस करना है, तो वर्ग करके अगर अंतर ले रहे हो तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा आपको बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो वर्गों का अंतर मतलब x² - y² अगर आपने 180 लिख दिया तो इससे ये समझ में आ रहा है कि x बड़ा है y छोटा है, तभी तो x² में से y² घटाया है। तो x और y में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x बड़ा है y से, ये मान के चलते हैं, वो यहां से समझ में आ रहा है। ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है, y छोटा है, y माइनस किया है हमने यहां से, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y² जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब y² = 8x। समीकरण नंबर 2, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी वाली संख्या से 8 गुना है। कुछ नहीं करना, दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आप y² का जो मान आपको दिख रहा है यहां पर उसको उठा करके ऊपर ले जाओ, ये मान उठा करके आप यहां रख दो, बस खत्म। इतना ही है क्वेश्चन। ये बन जाएगा x² माइनस का y² का मान है 8x और बराबर में 180 चल रहा है, एक तरफ ले लो बस इसको। ये बन जाएगा x² माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर में 0। ये हमारे पास फाइनल द्विघात समीकरण आ गया, जिसको हल करके आप x का मान निकाल सकते हो और फिर उस x के मान को यहां रख करके y का मान निकाल सकते हो। और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास कई सारी विधियां हैं। आप चाहो तो गुणनखंड विधि से कर लो, चाहो तो श्रीधराचार्य से कर लो। पूर्ण वर्ग से तो लंबा पड़ जाएगा, गुणनखंड से कर सकते हो, श्रीधराचार्य से कर सकते हो। ये आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 14 सेंटीमीटर का वर्ग दिया हुआ है हमारे को, ये माने ये 14 सेंटीमीटर है भुजा। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा। छायांकित भाग है ये बीच में जो है, ये लाइनें डाली हुई है, ये छायांकित भाग है। तो अगर हम लोग इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों के क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल मतलब 4 गुणा πr², 4 × πr²। भुजा मतलब 14 का स्क्वायर हो गया, 4 गुणा पाई मतलब आप 22/7 ले लो, बेटर रहेगा। और r² देखो इस वृत्त की भुजा कितनी आएगी, बहुत सिंपल है, पूरा 14 है, ये हिस्सा कितना आएगा भैया, पूरा अगर 14 है ना, इसका मतलब है ये आधा जो है, इसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। व्यास आपको 7 सेंटीमीटर मिल रहा है तो त्रिज्या तो 7/2 आनी ही है, इसको कौन रोक सकता है। सिंपल, 4 से ये दोनों कट गए, 7 से ये 7 कट गया, 14 का स्क्वायर है 196 और ये 22 को 7 से गुणा कर दो, बस 154 आ जाएगा। घटाओगे आंसर आ जाएगा आपके पास में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ही कुछ नहीं, बुक का क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। उदाहरण है शायद 12.2 का, नहीं 3 का 12.3 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस गै में देखो आप, ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। 11.2 प्रश्नावली का प्रश्न आया है बच्चों, रचना वाला क्वेश्चन है, खुद से करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे रचना करवाना थोड़ा मुश्किल है।
11.2 प्रश्नावली का है, शायद दूसरा या तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये बुक का, बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। आप इसको देखा, मैंने वीडियो बना रखा है, आराम से मिल जाएगा आपको। संकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटा वाला 4 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर का है। हमें यहां से ये स्पर्शरेखा खींचनी है। इस पर कैसे खींचेंगे, बहुत सिंपल है, आप इतना ही कर सकते हो। मैं रफली बताऊं तो 2 वृत्त तो बना ही दिए हैं, ये सीधी लाइन बना दो आप। उसके बाद इससे भी एक वृत्त, मतलब इसके बेसिकली लंब समद्विभाजक करके यहां से एक वृत्त बनेगा, ये जो कटेगा उससे यहां मिलेगी लाइन। ये रफली बता रहा हूं, मतलब ये आपको पता होगा रचना में, आप एक बार देख लेना वीडियो, यहां बनाना थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, घ वाले पार्ट पे आ जाते हैं फटाफट से। घ वाला पार्ट है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई दे रखी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है, माध्यक ऊंचाई निकालना है, बुक का क्वेश्चन है ये भी, उदाहरण है शायद ये तो। माध्यक ऊंचाई बतानी है, ये इंपॉर्टेंट में भी लगवा रखा है आपके। तो बहुत सारे क्वेश्चंस वही हैं जो इंपॉर्टेंट में लगवा रखे हैं आपके ऑलरेडी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है ना, वो जरूर देखना आप सब लोग, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो इसको तो मैं उधर करवा देता हूं, यहां तो करवाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऊंचाई लेना है, लड़कियों की संख्या लेनी है, ठीक है। यहां लोगे आप ऊंचाई और यहां है लड़कियों की संख्या, ठीक है। ऊंचाई किस तरह से है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम और 165 तक जाना है, सेम पैटर्न में। 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और 165 से कम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। और लड़कियों की संख्या आप लिखोगे 4, 11, 29, 40, 4, 11, 29, 40, 46, 51, 46, 51, ये हमारे पास लड़कियों की संख्या आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, यहां तक तो आ गया। इसका हमें माध्यिका निकालनी है, आई थिंक माध्यिका ही निकालनी है ना, हाँ, माध्यक ऊंचाई या माध्यक बोल दो, माध्यिका बोल दो, एक ही बात है। माध्यक ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। नॉर्मल टेबल तो दिख नहीं रही है, कुछ अलग ही लग रहा है तो दुनिया में। 140 से कम, 145 से कम, ऐसा थोड़ी होता है। अपने को तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, वर्ग में बनाना पड़ेगा इसको। तो वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा इसका अपने को। तो इस टेबल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने ये करवा रखा है क्वेश्चन आप लोगों को, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे के सारे, तो वैसे ही मैंने करवा रखे हैं सारे ही, फिलहाल वापस से कर रहे हैं। तो ऊंचाई आप लोगों को फिर से लिखनी पड़ेगी और उसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी यहां लिखनी पड़ेगी। ऊंचाई कैसे लिखेंगे इस बार, वर्गों के अंतराल के रूप में, क्योंकि 5-5 का अंतर चल रहा है, तो 5-5 का वर्ग अंतराल लेते हुए यहां पर ऊंचाई लिखी जाएगी। मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहली क्या लिखोगे आप, 140 से 145 लिखोगे या कुछ और लिखोगे, क्योंकि पहले वाली लाइन है 140 से कम। 140 से कम तो 135 तक जाएगा, कम होने में तो दिख रहा है साफ साफ। 140 से कम का मतलब क्या है, अगर मैं लिख दूं 140 से 145 तो गड़बड़ है ना, ये तो 145 से कम वाली बात हो गई। 140 से कम तो ये आएगा 135 से 140, और ऐसे करते करते 165 से कम तक पहुंचना है। तो 145 से 155, 155 से 165, सॉरी 160, और लास्ट 160 से 165, उतने ही बनेंगे जितने बन रहे थे। 5 इधर, इधर 6 है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अरे हाँ 50 नहीं लिया ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 50 लेना था, पहले 55 ले लिया मैंने डायरेक्ट। ये हो गया 150, ये 150 से 155, ये 155 से 160 और 160 से 165 तक लेना है, जिसमें साबित हो गया कि 165 से कम तक लेना था, कम तक ही लिया है हमने। अब यहां पर f कैसे लिखोगे आप, f लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी से कम वाला हिसाब किताब चल रहा होता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं माइनस करते हुए। पहले तो 4 लिख लोगे आप, फिर 11 में से 4 गया तो 7, 29 में से 11 गया तो 18, 40 में से 29 गया तो 11,
46 में से 40 गया तो 6, 51 में से 46 गया तो 5, ये हमारे पास f आ गया। अब आपको अगर माध्यक निकालना है तो सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है CF, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। CF कैसे निकालते हैं? ये रहा 4, 4 और 7 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46, और 46 और 5 51। बेसिकली ये CF ही था जो यहां पर लिखा हुआ था। अब हमें क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है, हमें बस एक फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहां पर लिखता हूं, देखो क्या होता है। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L, CF, F ये सारे मान आपके आएंगे माध्यक वर्ग सेलेक्ट करने के बाद में। माध्यक वर्ग कैसे सेलेक्ट करोगे आप? माध्यक वर्ग सेलेक्ट करने में मदद करता है आपका n/2। ये n माने इसका टोटल, जो कि यहां पर आया है वही यहां पर इसका टोटल होता है, इसी को आप कैपिटल N बोलते हो। 51 है n, 51/2 25.5 है ना। 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर कहां दिख रहा है आपको CF में? 25.5 से जस्ट बड़ा 29 यहां दिख रहा है। इसका मतलब ये है आपका माध्यक वर्ग। ऐसे चेक करना है। और अगर माध्यक वर्ग सेलेक्ट हो गया फिर तो कोई लोड ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो आप इसको लिख लोगे L, इसको लिख लोगे F, और CF ये वाला नहीं लेते हैं, CF लेते हैं ऊपर वाला। ये अगर आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है डिटेल में क्लास में जब अपन ने डिस्कस किया था तो आपको याद होगा। CF ये ले लिया, अब तो सूत्र में रख लो मान, और कुछ करना ही नहीं है। सूत्र यहां पर है, L हमारे पास है 145, n/2 मतलब 25.5 हो गया, CF का मतलब हो गया 11, F का मतलब है 18, और H का मतलब है, H माने वर्ग अंतराल, 5-5 का अंतराल चल रहा है तो 5 ले लो यहाँ। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ये तो कर ही सकते हो। मतलब 145 प्लस माइनस, और माइनस क्यों लगा दिया मैंने, सॉरी। 25.5 में से 11 गया तो 14.5 इंटू 5 ऊपर है और डिवाइड में 18 आ रहा है, तो ये बन जाएगा। जो भी कैलकुलेट करोगे मतलब आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी आंसर आएगा ध्यान रखना 145 से 150 के बीच में ही कहीं आ रहा होगा वो आंसर। 145 से 150 के बीच में कहीं आंसर आएगा वो। बस ये अपना माध्यक हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, अच्छा क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर पार्ट है हमारे पास में। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं, अथवा में दे रखे हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करना है इनको। जैसे पहला जो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट जो है, इसने कहा कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस थे जिसमें बटे में x और y दे रखे थे, ये 3.6 प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये हिसाब किताब है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग, मैं इधर कर देता हूं, ऐसा करता हूं, इसको यहां कर देता हूं क्योंकि थोड़ा बड़े क्वेश्चंस ही हैं। तो ये है 10/x प्लस वाई और 2/x माइनस वाई, 10/x प्लस वाई और 2/x माइनस वाई, और इक्वल में 4 है ना। 15/x प्लस वाई और 5/x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। तो ये माइनस का 2, इनको सॉल्व करना है, बस अपने को इतना करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये लिखोगे कि माना 1/x प्लस वाई जो है वो बराबर है a के, तथा 1/x माइनस वाई जो है वो बराबर है b के। समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, बल्कि इसको 1 और 2 मत लो। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 3 और ये है समीकरण नंबर 4। ठीक है, मान उठा करके यहां रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या आएगा, 10 गुणा, ध्यान से समझना इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10 गुणा 1/x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई है, इसी को अपन ने सेपरेट किया है। 1/x प्लस वाई इधर और इधर दोनों जगह थे, इसको a माना था। 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई दोनों जगह इसको b माना था। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अब, क्योंकि 10 गुणा 1/x प्लस वाई है, तो 10 गुणा 1/x प्लस वाई को a ले लोगे,
2 गुणा 1/x माइनस वाई है, 1/x माइनस वाई को b ले लोगे तो 2 गुणा b हो गया और बराबर में क्या आ गया 4। आप 2 कॉमन ले सकते हो यहां से 2 कॉमन आएगा तो 5a बन जाएगा और ये सिंपल b हो जाएगा और ये आ गया 4 के इक्वल। यहां से 2 उधर लेके जाओ आप, 5a प्लस b इज इक्वल टू 4/2, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। इसके बाद में सेकंड नंबर इक्वेशन में सेम काम, 15 गुणा 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई है a के बराबर, 5 गुणा 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई है b के बराबर और इक्वल में है माइनस का 2, ठीक है। अब यहां से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3a, माइनस में b आ गया और इक्वल में माइनस का 2। आप 5 को डिवाइड में लेके जा सकते हो, ये हो गया 3a माइनस का b बराबर में माइनस का 2/5। समीकरण नंबर 6 हो गई है। 2 समीकरणें आपको दिख रही हैं, बड़े आराम से हल हो जाएंगी दोनों को अगर जोड़ देते हो तो। क्यों? क्योंकि इधर b का गुणांक 1 है प्लस का, इधर b का गुणांक माइनस का 1 है, गुणांक समान है। अगर आप जोड़ोगे विलोपन विधि से बड़े आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इधर ही जोड़ देता हूं, यहां जगह दिख रही है थोड़ी बहुत मुझे, तो यहां जोड़ देता हूं मैं। आप लिखोगे समीकरण नंबर 5 प्लस समीकरण नंबर 6, क्या बनेगा इससे? 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 2/5। ऐड करोगे ये कटेगा, 5 और 3 8a, ये है 2 माइनस 2/5। एलसीएम लेते हैं, 5 दूना 10 माइनस 2, ये 8a चल रहा है तो 8a का मान आ गया 8/5, 8 से 8 भी काट ही लो तो a का मान बेसिकली आ गया 1/5 के बराबर। a का मान 1/5 आप उठा करके किसी में रख दो, यहाँ b का मान आ जाएगा। a का मान जैसे 1/5 यहाँ रखते हैं, मान लो समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं, अगले वाले में ले लेते हैं। समीकरण 5 में आप a का मान 1/5 रख दो, 5a प्लस b क्या है समीकरण? 5a प्लस b बराबर 2 है। a का मान 1/5 रख देते हैं, ये आ गया 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, b की वैल्यू है 1 के इक्वल, b इज इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/5 आ गया, ठीक है। a का मान है, b का मान है आपके पास में। यहाँ से आप इन 3 और 4 नंबर की समीकरणों में हल निकाल लो, मतलब 3 और 4 नंबर समीकरण में a और b के मान रख दो तो इससे x और y निकलने के यहाँ पर समीकरण बन जाएंगे। तो यहां पर 3 और 4 में रख रहा हूं मैं समीकरण 3 व 4 से हम ये कह सकते हैं अब कि 1/x प्लस वाई जो a के बराबर था, a का मान 1/5 है, और 1/x माइनस वाई जो आपका b के बराबर था और b का मान आपके पास 1 है, तो ये इस तरह से 2 समीकरण और बन जाएंगे। इसको आप उल्टा घुमा दो, व्युत्क्रम कर दो, तो x प्लस वाई का मान है 5 के बराबर और यहां से x माइनस वाई, इसको भी उल्टा घुमा दोगे तो 1 के इक्वल आ गया। ये 2 समीकरणें और बन गई, 7 नंबर और 8 नंबर। इन दोनों समीकरणों को हल करके फाइनली x और y का मान निकलेगा। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, और 6 नंबर का है तो बड़ा क्वेश्चन होना इससे अपेक्षित भी है भाई, इतना बड़ा तो होना ही चाहिए इसको, है ना। 6 नंबर का है तो ऐसे कैसे 6 नंबर मिलेंगे तुम्हारे को। तो बस यहां से दोनों को जोड़ दो, समीकरण 7 प्लस समीकरण नंबर 8 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कैसे? x प्लस वाई बराबर में 5 है, x माइनस वाई बराबर में 1 है, काटा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 3। ऐसे ही y निकालना है तो समीकरण नंबर 7 में मान रख दो। समीकरण 7 में रखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये है 2, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब x और y आ गया है तो फाइनली हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वाले के बात करते हैं, इसका जो अथवा में लिखा हुआ है पार्ट उसकी बात कर लेते हैं। ये भी हम लोग कर सकते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, है ना। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इस वाले क्वेश्चन में। आयु वाला क्वेश्चन है और आयु वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होता है ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। देखो इसने बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप रहमान की बात चल रही है, पहले तो लिखो किसकी बात चल रही है, एक ही व्यक्ति है, दो लोगों की बात नहीं चल रही। इसकी आयु जो है, सब टेबल बनाते थे हम लोग, तो सबसे पहले तो वर्तमान आयु की बात चलेगी, है ना। उसके बाद में 3 वर्ष पूर्व आयु की बात चलेगी, 3 वर्ष पूर्व आयु। उसके बाद में 5 वर्ष पश्चात आयु, 5 वर्ष पश्चात आयु की बात चलेगी, ठीक है। वर्तमान आयु रहमान की x वर्ष मान लो, 3 वर्ष पूर्व x - 3 हो जाएगी 3 साल पहले, और 5 साल के बाद, आज से 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। 2 हमारे को मिल गई, मतलब ये टेबल मिल गई इस तरह से। अब अपने को क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु दे रखी है, क्वेश्चन में बोला है, ये ऑलरेडी दे रखा है अपने को। 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम, मतलब इसका व्युत्क्रम, और 5 वर्ष पश्चात जो आयु है इसका व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x - 3 और इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x + 5। ये जो योग है इसका योग 1/3 के बराबर है, 1/3 आ रहा है ये, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेकर के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये चौथी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण, ये चौथी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, आराम से हल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको होमवर्क में आप लोग करिए, इतना मैंने बता दिया, मेन तो यही था पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है नवी प्रश्नावली से, नवी प्रश्नावली के ही दोनों क्वेश्चंस हैं, ए पार्ट और बी, अथवा में दोनों में ही नवी प्रश्नावली के क्वेश्चंस दे रखे हैं, बड़े आराम से करने लायक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग से देख रहे हैं, उसकी छत से देख रहे हैं, एक छोटी बिल्डिंग है कोई, उसकी बिल्डिंग के टॉप को और नीचे फुट को देख रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं अपन, और 30 डिग्री और 45 डिग्री कोण बन रहा है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं इसको एक बार बना देता हूं, इतने पार्ट को मैं इधर डायग्राम में बना देता हूं कि भाई एक बड़ी बिल्डिंग है और एक छोटी बिल्डिंग है, और यहां से इधर का कोण और यहां से इधर का कोण हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से देखने पर ये 30 डिग्री आ रहा है और ये 45 डिग्री जा रहा है, बड़ा वाला। बड़ा अगर 45 है तो यहां यूं और यूं लेने पर ये 45 डिग्रीज बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं ये बना दूं तो ये छोटा वाला जो दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, यूं z बन रहा है और इससे ये 30 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है। बहुमंजिल इमारत है, ये छोटी वाली भवन है जो 8 मीटर ही ऊंचा है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। 8 मीटर ऊंचे भवन के तल का शिखर का अवनमन कोण दे रखा है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी निकालनी है, बड़ा आसान प्रश्न है। एक तो ये टोटल हाइट बतानी है, ये हाइट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 8 मीटर ये दे रखा है यहां से यहां तक, तो ये भी जाहिर सी बात है कि ये भी 8 मीटर ही होगा, और ये हम h मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और इसको आप x मान लो, ये दूरी भी निकालनी है आपको, 2 भवनों के बीच की दूरी निकालनी है और इसकी टोटल ऊंचाई ये पूरी निकालनी है जो कि h + 8 है। तो आप इसको लिखोगे ABCD और इसको P नाम दे दो। अब आप यहां से बड़े आराम से ट्राइंगल में tan थीटा वगैरह जो भी आप यूज लो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और काम निकाल लो। बहुत सिंपल है। 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है APC, त्रिभुज APC में 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला ABD, ये भी समकोण त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज ABD में 2 समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, है ना। और एक चीज और क्लियर है कि अगर थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा की बात चलेगी तो ये लंब कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, बचा हुआ आधार है। सेम ऐसे ही बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है, ये पूरा लंब है, ये आधार है, और कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, ये x है इतना, तो
तो इसका मतलब ये भी x ही है यहां से लेकर के यहां तक, वो तो फिक्स ही है, ये जितना वो उतना ही है, ये जितना उतना ही है, आयत की तरह है ये। तो इससे क्या होगा, अब यहां से फॉर्मूला लगाना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। फॉर्मूला लगेगा tan का, क्योंकि लंब और आधार में संबंध tan में होता है, तो tan c बराबर होगा लंब बटे आधार, ये tan d ये होगा अगेन लंब बटे आधार। tan c का मतलब है 30 डिग्री, लंब बटे आधार का मतलब है लंब है h, आधार है x, tan 30 डिग्री होता है 1 बटे अंडर रूट में 3, ये h बटे x है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 x हो गया, रूट 3 इधर आ जाएगा h अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3h, जो भी आप बोलना चाहो। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। सेम उस तरफ करना है अपने को। सो tan d का मान हो गया है, tan d मतलब 45 डिग्री, और AB बटे BD आ जाएगा, लंब पूरा AB है, BD इसका आधार है, AB बटे BD है ना। AB का मान है h प्लस 8, BD का मान है x, 45 डिग्री मतलब 1, tan 45 का मान तो 1 होता है, क्लियर है अपने को। यहां से आप क्रॉस करोगे, x इधर आ गया, ये h प्लस 8 आ गया, ये समीकरण नंबर कौन सा है, 2 आ गया। दोनों समीकरणों से मान एक दूसरे में रख के आराम से निकाल लो, x का मान यहां से उठाओ और यहां डाल दो, तो ये हो गया अंडर रूट में 3h बराबर में h प्लस 8, इस h को इधर लाओगे, अंडर रूट में 3h माइनस में h बराबर में 8, कॉमन ले लो, h कॉमन आ गया, तो h का मान आ गया 8 बटे अंडर रूट में 3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, अंडर रूट में 3 प्लस 1 ऊपर और अंडर रूट में 3 प्लस 1 नीचे, परिमेयकरण कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, परिमेयकरण कराया। परिमेयकरण करने से इधर कर देता हूँ, h का मान आ जाएगा 8 गुणा अंडर रूट में 3 प्लस 1, और नीचे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा अंडर रूट में 3 प्लस में 1 बटे में 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 1 कट गया 4 बार, आंसर आया 4 टाइम्स रूट 3 प्लस 1, इतना सेंटीमीटर, मीटर सॉरी, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर हमारा h का वैल्यू आ गया। खैर h से मतलब नहीं है, h प्लस 8 चाहिए अपने को, तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी देखते हैं कैसे करना है। सो h की वैल्यू आ गई है, x भी निकाल लो, x यहाँ पर h को रूट 3 से गुणा करने पर आ जाएगा, तो समीकरण 1 से x आ जाएगा, x है अंडर रूट में 3h, अंडर रूट में 3 गुणा 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4 एज इट इज, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हो गया, इतना मीटर्स आ गया, ये x का मान आ गया। ठीक है, h यहां से h ये रहा, हमें ऊंचाई चाहिए, हमें AB चाहिए पूरा का पूरा, तो AB निकालने के लिए आप लिखोगे h प्लस 8, h है 4 गुणा रूट 3 प्लस 1 और ये 8, आप चाहो तो इसको 4 कॉमन ले सकते हो पूरी लाइन में, तो इधर तो रूट 3 प्लस 1 है ही, इधर से 4 कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 गुणा रूट 3 प्लस 3 आ जाएगा, मतलब ये इतना मीटर, ये भी इतना ही आ रहा है, ये भी इतना ही आ रहा है, दोनों सेम ही आ रहे हैं एकदम। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा तरीका था करने का, बुक का ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा बात नहीं है, बुक में किया हुआ है अपन ने जब पढ़ा था इसको। आखिरी क्वेश्चन की बारी है भैया, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार, यहीं बना देता हूं, मैं ऐसा करता हूं। तो भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचा शिखर है, भवन है सॉरी, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, बड़ा जाएगा भाई डायग्राम इसका, यहां नहीं बनेगा, यहां बना देता हूं मैं। ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ध्वज लहरा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, तो इसके ऊपर झंडा भी है, ठीक है, और यहां पर भूमि के ऊपर एक पॉइंट है, यहां पर कोई अपने को क्या क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु P से
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है, ये बिंदु P है और ये 30 डिग्री क्वेश्चन में यहां तक दिया हुआ है अपने को। और क्या बोला है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण अगर देखें तो 45 डिग्रीज है। ये है अपना 45 डिग्री, ये कंप्लीट अगर देखें तो ये 45 डिग्रीज है। ठीक है, अब ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखोगे आप A, इसको लिखोगे B, इसको C लिख लो भले ही। हमें ये X भी निकालना है और हमें इसकी ऊंचाई भी बतानी है। ये तो 10 मीटर दे रखा है अपने को, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मीटर भवन है। हमें निकालना है इसकी ऊंचाई, ये H, ध्वज दंड की ऊंचाई। आराम से निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दो समकोण त्रिभुज आपको नजर आने चाहिए यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज तो PBC और एक समकोण त्रिभुज PBA। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों में सूत्र लगाओगे आराम से काम आ जाएगा आपका। एक तो है त्रिभुज APB और एक है त्रिभुज CPB। ठीक है, ये है हिसाब किताब। त्रिभुज APB का मतलब है बड़ा वाला, बड़े वाले त्रिभुज में वही 45 डिग्री का कोण बन रहा है। tan P सूत्र लगेगा, tan इसलिए क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार है ही, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है 99% क्वेश्चंस में तो tan ही यूज आता है यहाँ पर। tan है लंब बटे आधार, सेम यहाँ भी tan P ही लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं। दोनों ट्राइंगल्स में चीज तो सेम ही चल रही है, tan P ही है दोनों में। लंब बड़े वाले ट्राइंगल में AB है, आधार दोनों में ही PB है। tan P का मान बस यहां पर हो जाएगा 45 डिग्री। छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसमें P का मान हो जाएगा 30 डिग्री और लंब आपका हो जाएगा CB और आधार आपका PB। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो tan 45 होता है 1, AB का मतलब H प्लस 10, ये 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, H प्लस 10 और ये PB है X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, X इधर आ जाएगा, X इज इक्वल टू H प्लस 10 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। सेम उधर बात कर लेते हैं। tan 30 डिग्री हो गया 1/√3 इज इक्वल टू CB है 10, ये है X, क्रॉस मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू tan√3, इतना मीटर्स। ये तो आंसर ही आ गया है ना। X की वैल्यू उठा करके यहाँ रखोगे तो H आ जाएगा, बस इतना ही है क्वेश्चन। ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने किया है अभी तक। इसमें मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का था, ये पूरा कवर कर लिया है। बाकी के बोर्ड्स भी इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यूपी बोर्ड वाले ही देखें, बाकी के बोर्ड्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही होते हैं, बस तरीका अलग अलग रहता है ना, मार्क्स अलग अलग रहते हैं, बाकी क्वेश्चंस तो वही रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग 10th के बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या फिर आप लोग 8078696588 पर फोन कर सकते हो, या फिर 7852826325 पर फोन कर सकते हो। इन दोनों नंबर्स पे कॉल करोगे तो लर्न एंड शेयर के ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन पर कॉल जाएगा और लर्न एंड शेयर यहां से मतलब आपकी बात हो जाएगी और आपको बैच में ज्वाइन करने का तरीका वो बता देंगे, किस किस तरह से आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। उसमें लाइव क्लासेस में मिलेंगे आप लोगों को, उसमें सारे के सारे होमवर्क के वीडियोस मिल जाएंगे, होमवर्क मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बुक के बाहर के होते हैं वो सब भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे आपको अपने डाउट्स के लिए डाउट्स के ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसमें टीचर आपसे डायरेक्ट आपके डाउट्स मतलब सॉल्व कर देगा। डाउट ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पर, उसमें जोड़ा जाएगा आप लोगों को टीचर के साथ में डायरेक्ट। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं 10th के बैच में ज्वाइन होने के बाद में। तो बैच में कैसे ज्वाइन होना है, इन दोनों नंबर्स पे फोन कर लो या फिर एप्लीकेशन से डायरेक्ट देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बाय बाय, सी यू।